स्वागत करता हूं। I welcome you all. In the last session, I have discussed with you the concept of movable property. Now, in this section, I'm going to discuss with you the concept of immovable property. Transfer of Properties Act 1882 is silent on the definition of immovable property. Section 3 throw a certain light on the concept of immovable property. Otherwise, entire act is silent on the definition of immovable property. The maximum part of the act deals with immovable property, but it is silent on the definition of immovable property. एक्ट में ज्यादातर बातें इमूवेबल प्रॉपर्टी पर दी गई हैं, लेकिन डेफिनेशन, जहां तक डेफिनेशन का सवाल है, एक्ट इज साइलेंट ऑन द डेफिनेशन ऑफ property, immovable property. For this purpose, we have to understand For this purpose, we need to read General Clause Act, and we need to understand the definition of the concept of immovable property included in Section 3 of the Transfer of Properties Act. Let's start. Meaning of immovable property. Meaning of immovable property. Transfer of Properties Act does not define the term immovable property. Transfer of Properties Act does not define the term. आप साथ साथ नोट भी करेंगे, सुनेंगे भी, समझेंगे भी, और मेरे साथ साथ लिखेंगे भी. लिखने से आपकी मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में बात जाती है. लिखना बहुत जरूरी होता है बेटा एग्जाम के लिए. तो मैं चाहता हूं कि आप लिखने की भी कोशिश करें. शाबाश बेटा. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट डजंट डिफाइन द टर्म immovable property. General Clause Act defines it. And third, Section 3 says that what is not included in the immovable property. What is not included in immovable property. तो ये तीन बातें हमें
समझ में आनी चाहिए। आज के लेक्चर का ये ऑब्जेक्टिव है, आज के इस सेशन का ये ऑब्जेक्टिव है कि आपको ये 3 बातें समझ में आनी चाहिए। राइट। Transfer of Properties Act doesn't define the term immovable property. General Clause Act defines it. Section 3 says that what is not included in the immovable property. शाबाश बेटा। आइए हम इन चीजों को डिटेल में समझने की कोशिश करें। According to General Clause Act, according to General Clause Act, immovable property includes इंक्लूसिव डेफिनेशन है। कोई भी डेफिनेशन आप ला के पढ़ते हैं, आप ध्यान दीजिए मेरी बात की तरफ। कोई भी डेफिनेशन आप ला के पढ़ते हैं, ये 3 तरह की हो सकती है। या तो ये इंक्लूसिव डेफिनेशन होगी या ये एक्सप्रेस डेफिनेशन होगी। स्पष्ट तरीके से समझाएगा आपको किस चीज का मतलब ये है। जब स्पष्ट तरीके से नहीं समझा पाएगा तो आपको कुछ एग्जाम्पल्स देगा। इट इंक्लूड्स दिस, इट इंक्लूड दिस, इट इंक्लूड दिस, तो उसको इंक्लूसिव डेफिनेशन होगी। या फिर एक्सक्लूसिव डेफिनेशन होगी। एक्सक्लूसिव डेफिनेशन लेजिस्लेटर को कब देनी पड़ती है? जब ना तो वो डिफाइन कर सके किसी चीज को, मैं किसी चीज को डिफाइन नहीं कर पा रहा। अगर मैं डिफाइन कर सकता तो उस डेफिनेशन को बोलते हैं एक्सप्रेस डेफिनेशन। मैं उसके एग्जाम्पल्स भी नहीं दे पा रहा। अगर मैं एग्जाम्पल दे सकता तो उसे बोलते हैं इंक्लूसिव डेफिनेशन। ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल्स तो मैं नहीं दे पा रहा, लेकिन मैं कुछ चीजों को एक्सक्लूड कर रहा हूं कि जी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये भी नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है। तो फिर क्या मतलब है? जो बचा वो इसका मतलब है। ठीक है सर। यानी चीजों को एक्सक्लूड कर रहा हूं, तो उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। तो सेक्शन 3 ने जो डेफिनेशन दी है वो एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है, और जनरल क्लॉज एक्ट ने जो डेफिनेशन दी है वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है। यानी जब एग्जाम्पल्स भी नहीं दे पा रहे तो चीजों को एक्सक्लूड करोगे, और एक्सक्लूड करने के बाद जो डेफिनेशन आएगी उसे हम बोलेंगे एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। तो देयर आर 3 डेफिनेशंस, देयर आर 3 कंसेप्ट्स, देयर आर 3 आर्ट्स। ठीक है बेटा, ला लिखने के 3 कला हैं, ये 3 आर्ट हैं। इस तरीके से ला लिखा जाता है, either in express way or in inclusive way or in exclusive way. According to General Clause Act, immovable property includes land. ठीक है सर। लैंड देखिए बेटा आपने, लैंड क्या होती है? ठीक है, लैंड। उसके बाद हम लैंड के ऊपर, एक बेयर लैंड के ऊपर वी स्टार्ट things, shabash, attached to land. पहले एक तो लैंड होती है, लैंड के ऊपर हम नींव खोदते हैं, उसकी फाउंडेशन बनाते हैं, नींव बनाते हैं, नींव बोलते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं, खड्डा करके लैंड के अंदर अपने मैप के अकॉर्डिंग। फिर उसके ऊपर हम नींव बनाकर, कंक्रीट की हम नींव बनाते हैं, सरिया कंक्रीट डालते हैं उसकी नींव के अंदर। फिर उसके ऊपर हम ब्रिक्स, पिलर्स खड़े करते हैं, आयरन रोड्स डालते हैं, कंक्रीट डालते हैं। फिर पिलर के बाद हम ब्रिक्स लगाते हैं उसके अंदर। तो उन ब्रिक्स जब बन जाती हैं तो वॉल बन जाती है। वो इस तरह से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाती है, लैंड और बिल्डिंग, लैंड और वो दीवारें। फिर उसको हम बिल्डिंग बोलना शुरू कर देते हैं कि ये बिल्डिंग बन गई है हमारे लिए।
ठीक है, तो थिंग्स अटैच टू लैंड, ठीक है। और अब ये कह सकते हैं अटैच्ड और परमानेंटली, परमानेंटली fastened to land, परमानेंटली फास्टन टू लैंड। आप दिल्ली में आते हैं, आप में से काफी बच्चे जो दिल्ली में रहते हैं, वहां पे आप मेट्रो पिलर देखते हैं कि दिल्ली के अंदर मेट्रो चलती है। आप देखते हैं कि सड़क के ऊपर चलती है मेट्रो, नीचे सड़क है, ऊपर मेट्रो चलती है। और मेट्रो का जो रेल है वो कैसे लगाया हुआ है, पिलर्स के ऊपर वो रेल लगाया हुआ है। तो पिलर जब बनाए जाते हैं, हमने तो बेटा ये अपने आंखों से बनते हुए देखे हैं। जब से मेट्रो शुरू हुई है, ट्रैफिक जैम्स को हम ही झेल रहे हैं बेटा। तो 80 फीट के नीचे एक बोर करते हैं और उसमें आयरन रोड्स डालते हैं। यानी अगर एक पिलर आपको 20 फुट ऊपर नजर आ रहा है जमीन से, तो वो 80 फीट नीचे है जमीन के। यानी वो इस तरह से कस दिया गया है, फास्टन मतलब कसना, जमीन के साथ इस तरह से कस दिया गया है कि अब कोई भी माइका लाल, चाहे उसमें कितनी भी ताकत हो, उस पिलर को उखाड़ नहीं सकता। जैसे पिक्चर के अंदर सन्नी देओल वो नलके को उखाड़ लेता है जोर लगा के, ऐसे आप पिलर को उखाड़ नहीं सकते। इस तरह से कस दिया गया है, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी। अगर लैंड है आपके पास, तो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। थिंग्स अटैच्ड टू लैंड, थिंग्स अटैच्ड टू लैंड, जो चीजें दीवारों के साथ जोड़ दी गई हैं, परमानेंटली जोड़ दी गई हैं, उसे भी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी मान लेंगे। परमानेंटली फास्टन टू लैंड, और जो परमानेंटली कस दी गई हैं जमीन के साथ, उसे भी हम क्या मान, ठीक है बेटा, उसे भी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी मान लेंगे। ये तो थी जनरल क्लोज एक्ट की 3 बातें आपको याद रखनी है। लैंड, थिंग्स अटैच टू लैंड, एंड थिंग्स परमानेंटली फास्टन टू लैंड। शाबाश। और इसके साथ हम मिक्स करेंगे सेक्शन 3 को, सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट। ये कहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड immovable property does not include, क्या इंक्लूड नहीं होता? सुनो ध्यान से, इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, और ये कोई नई बात नहीं है, ये हम सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी पढ़ कर आए हैं। स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग ग्रास, एंड ग्रोइंग क्रॉप्स। ठीक है, दिखने में ये तीनों इमूवेबल प्रॉपर्टी लगती हैं, लेकिन ये है नहीं। ठीक है, दिखने में इमूवेबल प्रॉपर्टी लगती हैं। वाई? एक क्वेश्चन है, वाई स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग ग्रास, ग्रोइंग क्रॉप्स आर नॉट immovable property? Why
standing timber, growing grass, and growing crops are not immovable property. Immovable property. So there are two reasons. Number first is section 2 subsection 7 of Sales of Goods Act 1930 and section 3 of Transfer of Properties Act 1882. ये दो रीजन है कि क्यों स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग ग्रास एंड ग्रोइंग क्रॉप्स आर नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी. नाउ यहां पर स्टूडेंट कुछ कंफ्यूज हो जाता है. सर बड़ा कंफ्यूजिंग कंसेप्ट बता दिया आपने, तो समझ नहीं आ रहा कि क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है. अगर अभी भी बात आपको समझ में नहीं आई है तो मेरे पास एक और तरीका है समझाने का. नाउ आई गिव यू एग्जांपल्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. I give you certain examples of immovable property. Please note down. Examples of immovable property. There are certain examples of immovable property. आप नोट करेंगे. Right to collect rents. प्लीज आप नोट कीजिए. राइट टू कलेक्ट रेंट. ठीक है बेटा. ऑब्वियसली किस चीज का रेंट आप कलेक्ट कर रहे हैं? रेंट्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. अगर आप किसी को रेंट इकट्ठा करने का राइट दे रहे हैं, लाइसेंस दे रहे हैं, ठीक है, आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, आपकी पूरी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के डिफरेंट पार्ट्स को आपने डिफरेंट लोगों को रेंट पे दिया हुआ है और उनसे रेंट कलेक्ट करने का राइट आप ट्रांसफर कर सकते हैं. अगर आप ये रेंट कलेक्ट करने का राइट ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा. राइट टू वे. राइट टू वे इज ऑल्सो इमूवेबल property. You have a right of way on any property. Then you can transfer such right. If you transfer such right, then it shall be considered as transfer of immovable property. Right to redemption. राइट टू रिडम्पशन. आप बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिए. आपने अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर लोन ले लिया बैंक से और आप बैंक को आपने प्रॉमिस किया कि 6 महीने के बाद आप लोन को वापस कर देंगे. आपने बैंक से लोन लिया था 6 महीने के लिए और सिक्योरिटी के तौर पे आपने अपनी प्रॉपर्टी को बैंक को सौंप दिया था, यानी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आपका था. अब आपने ड्यू डेट पर उस लोन की रीपेमेंट कर दी. अब आप उस प्रॉपर्टी को रिडीम करेंगे. आपका जो राइट है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा. बैंक से आप उस प्रॉपर्टी को वापस लेंगे. तो तीनों बातें समझ में आई. राइट टू कलेक्ट रेंट्स इमूवेबल प्रॉपर्टी है, राइट टू वे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, राइट टू रिडम्पशन इमूवेबल प्रॉपर्टी है. राइट्स ऑफ मोर्गेजी. अब बैंक से आपने लोन लिया था. मोर्गेजी का मतलब यहां क्या है? बैंक. बैंक से आपने लोन लिया था और ठीक है, जो लोन लेने वाला है उसे बोलते हैं मोर्गेजर, जिसने लोन दिया है उसको बोलते हैं मोर्गेजी. तो बैंक ने लोन दिया, मोर्गेजी है बैंक.
अगर आपने ड्यू डेट पर डिफॉल्ट कर दिया तो बैंक उस प्रॉपर्टी को बिकवाएगा। तो बैंक के जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, उन्हें हम बोलेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी। शाबाश, राइट्स ऑफ मॉर्गेजी को इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है बेटा। राइट टू कलेक्ट फ्रूट्स लैक ऑफ द ट्रीज। तो मैंने ट्रीज के दो यूज बताए थे। आप ट्री को यूज कर रहे हैं एज टिम्बर। अगर आप ट्री को टिम्बर की तरह यूज कर रहे हैं, लकड़ी की तरह यूज कर रहे हैं, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। आप ट्री का फ्रूट ले रहे हैं, फल ले रहे हैं उसका, तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ये ट्री इमूवेबल प्रॉपर्टी है। फल तो मूवेबल है लेकिन ट्री इमूवेबल प्रॉपर्टी है। राइट टू कलेक्ट फ्रूट्स लैक ऑफ द ट्री। आपका एक बाग है और आपका एक बाग है बेटा, उस बाग में से आप अपने पेड़ों पे लैक इकट्ठी करने का लाइसेंस दे रहे हैं। लैक समझते हैं? ट्रीज यूजुअली डिस्चार्ज सम लिक्विड। जैसे हमें पसीना आता है तो पेड़ों को भी पसीना आता है। जो पेड़ों का पसीना आता है, हमारा पसीना तो एवेपोरेट हो जाता है, लेकिन जो पेड़ों का पसीना होता है वो पेड़ों के ऊपर इकट्ठा हो जाता है, जम जाता है। फिर हम उसको एक नुकीली चीज से, चाकू से, उसको हम नाइफ से उसको उतार लेते हैं और उसको हम देसी घी में भूनकर उसके लड्डू बनाते हैं। यूजुअली जो बीमार लोग होते हैं उनको ताकत मिलती है उससे, जो कमजोर लोग होते हैं ताकत मिलती है, और आफ्टर प्रेगनेंसी ये औरतों को भी दिया जाता है ताकि उनको वापस से उनको ताकत मिल जाए। तो गूंद बोलते हैं बेटा, हमारे इधर नॉर्थ इंडिया में उसको बोलते हैं गूंद के लड्डू आपने जरूर खाए होंगे। अगर आप नॉर्थ इंडिया में कभी आए हो हमारे यहाँ पर, तो यहाँ पे अक्सर गूंद के लड्डू बनाए जाते हैं सर्दियों में। अगर आप विंटर में आएंगे तो यहाँ हर घर में गूंद के लड्डू बनाए जाते हैं। मैं बड़े शौक से खाता हूँ वो गूंद के लड्डू। ठीक है, बहुत अच्छे लगते हैं खाने के अंदर। शाबाश, तो एक अलग बात थी ये। तो राइट टू कलेक्ट फ्रूट और लैक फ्रॉम द ट्री। आप ट्री से वो फ्रूट और लैक इकट्ठा करना चाहते हैं तो उसे बोला जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। राइट टू फिशरी। राइट टू फिशरी, मछली पकड़ने का राइट। ये भी फिश पकड़ने का राइट भी क्या माना जाएगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी। आपका तालाब है और तालाब में से आप मछली पकड़ने का लाइसेंस दे रहे हैं किसी को, तो वो भी क्या माना जाएगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी। शाबाश बेटा। रिवर्जन ऑफ प्रॉपर्टी लिस्ट। रिवर्जन ऑफ प्रॉपर्टी लिस्ट। ए के पास एक प्रॉपर्टी है। ए ओन्स अ प्रॉपर्टी फॉर 100 years। ए के पास 100 साल तक एक प्रॉपर्टी है। ए ने इस प्रॉपर्टी को बी को लीज पर दे दिया फॉर 10 years। ठीक है, अब जब ये 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो प्रॉपर्टी 100 years के लिए ए के पास थी, 10 साल के लिए बी को दे दी। जब ये 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक होगी। रिवर्ट बैक, तो बी के इस राइट, ए के इस राइट को बोला जाएगा राइट ऑफ रिवर्जन। तो राइट ऑफ रिवर्जन भी क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है। शाबाश बेटा। फैक्ट्री। फैक्ट्री भी क्या मानी जाएगी? इमूवेबल प्रॉपर्टी। कोई फैक्ट्री है, इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी। लैंड, थिंग्स अटैच टू लैंड। लैंड, थिंग्स अटैच टू लैंड, थिंग्स फास्टन परमानेंटली टू लैंड, एंड ऑल दीज थिंग्स आर इमूवेबल प्रॉपर्टी। आप कोई भी ट्रांसफर करेंगे
इनमें से कोई भी राइट आप ट्रांसफर करेंगे तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट 1882 shall be applicable शाबाश बेटा। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट 1882 हम नेक्स्ट सेशन से शुरू करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ एग्जांपल मूवेबल प्रॉपर्टी के भी दूं तो मैं दे सकता हूं। अगर आपको समझ में नहीं आया मूवेबल प्रॉपर्टी का कंसेप्ट तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको मूवेबल प्रॉपर्टीज के भी दे सकता हूं, बट दैट इज ऑन डिमांड। अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं दूंगा, अदरवाइज मैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट को शुरू कर दूंगा नेक्स्ट सेशन से। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।